भीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो मुझे तो ये। मीना की बात सुनकर उसका पति, दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे कल्लूराम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लूराम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं। शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही परिवार अपने कम साधनों में बड़े सुखी से रहा करता था। देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। आधा नगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में। तू निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो कहते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और इसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि वो बड़े ही साफ सुथरे ढंग से बड़े ही स्वादिष्ट परोठे बनाते थे और उन्हें देसी घी, मक्खन या दही के साथ खिलाया करते थे। अरे भाई किशोर, एक गोभी का परोठा तो देना। हाँ सर, ये लीजिए, बस अभी लाया घर में। किशोर, मुझे एक पनीर का परोठा। जी बिल्कुल, आपके लिए अभी पनीर का पराठा लेकर आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बड़ी ही मेहनत और ईमान। नंदू उनके काम से बहुत जला करता था। वो चाहता था कि उनका काम बंद हो जाए। एक दिन जब नंदू शहर गया तो उसने वहाँ पर नूडल्स खाए तो उसके मन में एक आइडिया आया और उसने शहर में 2-3 दिन रुककर नूडल्स बनाना सीख लिया और उसका ठेला लगा लिया। आइए आइए, नूडल्स खाइए, ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया नूडल्स खाइए। गांव के लोग नई चीज देखकर नूडल्स खाने लगे। नंदू का नूडल्स का ठेला खुल जाने की वजह से किशोर और अनीता का काम कम हो गया। ये देखकर नंदू मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब आएगा मजा, खिलाओ पराठे। जैसे जैसे नंदू का काम बढ़ा वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो घटिया क्वालिटी के नूडल्स बनाकर लोगों को खिलाने लगा। अरे भाई नंदू, तुम्हारे नूडल्स में तो स्वाद नहीं आया। अरे क्या कह रहे हो चाचा, तुम्हारा मुंह ही खराब होगा। भैया मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ जैसे पहले बनाता था। और शिकायत करने पर वो लोगों से बदतमीजी से बात करने लगा। किशोर और अनीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और किशोर ने नंदू को समझाते हुए कहा, भाई नंदू देखो, तुम वाकई ही बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाते थे, लेकिन अब तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अच्छा नहीं रहा। भाई अपना काम जरा सही ढंग से करो। अबे काम धंधा बंद हो गया तो मुझे आया समझाने।
और वो यूट्यूब पर अच्छे अच्छे नूडल बनाना सीख लेती है। तो किशोर को एक आइडिया आता है। वो नूडल्स को परांठों के बीच भरकर बेचने लगता है। आने लगते हैं क्योंकि वहाँ उनको परांठा और नूडल दोनों मिलते थे, वो भी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के। नंदू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से अपना ठेला ले जाकर दूसरे बाजार में लगाकर सही ढंग से नूडल बेचने लगता है। तो अब किशोर और अनीता का भी काम चलता है और नकी किशोर के एक आइडिया ने परांठे और नूडल का कंपटीशन ही खत्म कर दिया था। अब लोगों को पराठा नूडल खाने को जो मिल रहा था, गरीब था, उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगह थी। वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी आधी से ज्यादा जमीन बंजर थी, इसीलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चला करता था। उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे। हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाज उग जाए। तुम बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो रोज खुदाई के औजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहां से पत्थर आदि साफ करने लगा। उसकी यह हरकत देखकर गुजरे तो उन्होंने अबे धरती पे कुछ नहीं उगने वाला, इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगह तुम्हारे बुजुर्गों को दे दी थी, लेकिन शायद क्या पता यहाँ पर खेती हो जाए। हो गया। एक दिन सुबह जब वहां पर खुदाई करने लगा, तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है। अरे ये आवाज कैसी? विनोद आवाज वाली जगह से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहां से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया। उस धरती के नीचे एक काला तवा दबा हुआ था। अरे ये क्या? तवा? बच्चे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात बताई। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, मैं तो इसे संभाल कर रखूंगा। और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में अरे ये तवा तो बोलता है। हाँ विनोद, मैं एक जादुई तवा हूँ। अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखों रोटियां बन जाएंगी। ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जलाकर उसके ऊपर रख दिया और थोड़ा सा आटा ला ही देखते वहां रोटियों का ढेर लग गया। ये देखकर विनोद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अब उन्होंने सब्जियां काटकर उस पे रखी तो वहां हुई सब्जियों का ढेर लग गया। विनोद और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां गांव के बाहर सड़क पर एक ढाबा खोल दिया और उस जादुई तवे की बदौलत सबको पेट भरकर खाना खिलाने लगा। और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था, जो जिसके मन में आए वो ले लेता था, क्योंकि जादुई तवे की यही शर्त थी कि वो करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा